हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो कंसीडर कीजिएगा माइंड के अंदर कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी जो है रोल करती हुई, लुढ़कती हुई चल रही है। तो नॉर्मली देखिएगा देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, वन इज़ नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, जिसको आप लीनियर मोशन भी कहते हैं, बॉडी चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बॉडी जो है पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज करती रहती है। देख लीजिए यहाँ पर कि ए बॉडी थी, इस पे आपने फोर्स लगाई, बी पर पहुँच गई, तो टी नॉट टाइम के ऊपर तो पोजीशन ए थी और टी वन टाइम के ऊपर पोजीशन बॉडी की कितनी हो गई, बी हो गई। तो ये आपके पास लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर फॉर एग्जांपल कि आप अपना फैन देख लीजिएगा, कूलर का फ़ैन देख लीजिएगा, वहाँ पर क्या करता है, आपका जो फ़ैन है जो सीलिंग से लटका हुआ है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एनी गिवन एक्सिस। तो वहाँ पर जो उसका रिम है वो एक पॉइंट पे, वो जो आपके पास रोड लगी हुई है, वो रोड किस तरह से लगी हुई है, वो इस तरह से रोड लगी हुई है। तो इस एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रही है, वो रिम जो है या जो बॉडी का सरफेस है, फैन का जो मिडिल पार्ट है, बेस है, जिससे आपकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं, तो वो आपका बीच में है, वो घूम रहा है, वो चल नहीं रहा है, वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो रोटेट कर रहा है। तो आपके पास दो तरह की मोशन है, तो एक तो हो गई ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी कौन सी हो गई, रोटेशनल मोशन, वेयर बॉडी रोटेट्स अबाउट एनी गिवन एक्सिस। ये भी पॉसिबल है कि एक बॉडी दोनों तरह के मोशन ही दिखा जाए, वो आपकी लीनियर मोशन भी दिखा जाए और रोटेटरी मोशन भी दिखा जाए। इट कैन बी पॉसिबल फॉर स्फेरिकल बॉडीज़, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आप जब हल्का सा किक मारते हैं, इट रोटेट्स एज वेल एज इट गिव्स ट्रांसलेटरी मोशन, वो आगे की तरफ भी बढ़ती है। फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ भी यही होता है, डिस्क के साथ भी यही होता है, रिंग के साथ भी यही होता है। दीज बॉडीज़ which are circular in shape possess both type of motion at same time. For example, the motion of the wheels of a moving vehicle. तो आप साइकिल के व्हील्स देख लीजिए, स्कूटी के देख लीजिए, बाइक के देख लीजिए, फोर व्हीलर्स के देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेट भी कर रहे हैं और वो आगे की तरफ मूव भी कर रहे हैं। तो उनकी मोशन को अगर हम स्टडी करें तो ये मोशन आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई व्हील है और उसका जो सेंटर है वो ओ है और वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब आपने देखा ओ की पोजीशन, तो वो टाइम टी नोट के ऊपर ये थी, यहाँ था, और जब आपने देखा कि टी वन टाइम पे ओ कहाँ पहुँच गया, तो वो यहाँ पहुँच गया। तो अगर आप ये देखें कि बॉडी आगे की तरफ जब मूव कर रही है तो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये ओ यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है v, वो किसकी वेलोसिटी है, o की, और o इस बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ से आप इस पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब आप एक सर्कुलर बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाते हैं तो वो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो किसकी वेलोसिटी हुई, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ओमेगा हमने कंसीडर कर लिया, रोटेशनल मोशन आपके पास जा रहा है, तो बॉडी जब गोल गोल घूम रही है तो वो कितनी वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा से। तो v इज़ द लीनियर वेलोसिटी और इसको आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर हमने बता भी दिया v इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंसीडर कर लीजिए m जो है वो मास है आपकी इस रोलिंग बॉडी का, तो हमने इसका बॉडी का मास m मान लिया, इसकी रेडियस r मान ली, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये देखिए ये सारी कंसिडरेशन हमने मान ली हैं। तो लेट m बी द मास ऑफ द रोलिंग बॉडी, r बी द रेडियस, ओमेगा बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, और जो बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, तो ओ पे पास कर रही है ये एक्सिस, तो आपकी एक्सिस कुछ इस तरह से पास कर रही है, इस तरह से आपके पास है। तो ये बॉडी जब घूमेगी तो इस एक्सिस के चारों तरफ आपकी बॉडी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब बॉडी जो है दोनों काम कर रही है, रोटेट भी कर रही है और आगे भी चल रही है। अगर वो रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिएगा इन द टर्म्स ऑफ दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास हो गया हाफ ऑफ
I into omega square, where I depends upon the shape of the body and the axis about which it is rotating. तो सारे हम पढ़ चुके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, सिलेंडर, शेल, स्फीयर। तो आइए आप वहाँ से ले सकते हैं कि 2/3 होगा तो शेल का होगा, 2/5 होगा तो स्फीयर का होगा। अगर आपके पास mr² आ रहा है तो रिंग का होगा, 1/2 mr² आ रहा है तो डिस्क का हो जाएगा। ओमेगा इनकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m1r1² प्लस m2r2² अप टू mn r1² के एडिशन के साथ साथ हम m के स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। अब अगर आप भूल गए हैं तो एक बार रेडियस ऑफ जायरेशन को भी देख लीजिएगा। हमारे पास एक बॉडी थी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1। इस m1 का जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 है, m2 का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, mn का ये जो मिनिमम डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो rn है। और ये जो लाइन हम आपको दिखा रहे हैं ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस लाइन के चारों तरफ बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देंगे, I इज इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस में mn r n²। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन एक काम और भी हो सकता था, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, मैनी पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा सकता था। m1 को उठाकर एक पॉइंट पे ले आइए, m2 को भी उठाकर ले आइए, mn को भी उठाकर ले आइए। तो हम ले आए, और ये पॉइंट जो है वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि इसी एक्सिस से, ये सेम आपके पास एक्सिस है, बस एक काम किया है, ये सारे जो मासेस थे उनको एक पॉइंट पे ले आए, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पे ले आए हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका टोटल मास ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कैपिटल M इट इज़ m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से एक्सिस से, वो k है। इस k को रेडियस ऑफ जायरेशन कहा जाता है। तो ये जो k है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन k को इस तरह से लेना है कि यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकलेगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास हो गया m इंटू के का स्क्वायर हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी बॉडी का है। तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंडीशन ये होनी चाहिए कि ध्यान में रखते हुए कि इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर आप इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को इक्वल शो कर देते हैं तो देखिए क्या फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, m के स्क्वेयर m1r1² प्लस m2r2² अप टू mn/r(n)² हो जाएगा। लेट अस कंसीडर कि आपके पास सेम पार्टिकल्स से बॉडी बनी हुई है, तो m1 प्लस m1 m2 के इक्वल, m3 के इक्वल, और उनको हमने m के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से हम सारे mm अगर पुट कर देंगे तो m तो कॉमन निकलाएगा, आपके पास रह जाएगा r1² प्लस r2² अप टू rn²। हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ऊपर भी, नंबर ऑफ पार्टिकल से नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो एक पार्टिकल का मास m था, टोटल पार्टिकल n थे, तो n इंटू एम क्या रिप्रेजेंट कर जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, और टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना है हमारा, m है। तो n इंटू एम कितना हो गया, कैपिटल M। तो कैपिटल M से कैपिटल M हमने कैंसिल आउट किया, k स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, r1² r2² अप टू rn² डिवाइडेड बाई n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, r1 r2 rn इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो k की वैल्यू देखिएगा, k की वैल्यू निकाली हमने तो अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट भी लिया है, तो उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड भी किया है, यानी कि मीन भी किया है, और डिस्टेंसेस को भी सीधा ऐड नहीं किया, उनका स्क्वायर करके ऐड किया है। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसको अगर आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या डेफिनेशन दे देंगे, इट इज़ द रूट किया है हमने, रूट मीन भी किया है, स्क्वायर भी किया है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद क्या किया है, सम किया है। किस चीज़ का सम किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोबारा देखिएगा, इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये k है। तो ये हमारे पास m काइनेटिक एनर्जी थी k1, तो k1 जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी उसको हमने क्या लिखा था, हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, तो i की जगह m के स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है इस पार्टिकल की
ये जो हमने कंसिडर किया है मास रोल कर रहा है, उसका मास m है, लेकिन वो सीधा भी तो चल रहा है v वेलोसिटी से, तो उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, बॉडी जो रोल कर रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग यानी प्लेन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम के स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिएगा ओमेगा स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं द टर्म्स ऑफ वी एंड आर। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू क्या निकालेंगे, v अपॉन आर आ जाएगा, तो v स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर हो गया। अब दोनों टर्म्स के अंदर देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स में यू हैव हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर कॉमन, तो हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बच गया आपका, के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर आपने यहाँ पे एक रिंग मूव करवा दी, तो रिंग के केस में आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वेयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम के स्क्वेयर भी होता है। तो आप जानते हैं एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर ये, आर स्क्वेयर ये, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग कितनी आ जाएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m इंटू वी का स्क्वेयर। सिमिलरली अगर हम डिस्क रख लेते यहाँ पे और डिस्क को मूव करवा रहे होते, तो हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर। लेकिन ये हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर एम के स्क्वेयर के भी इक्वल है, एम से एम कट जाएगा, के स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 1/2 आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर के स्क्वेयर की जगह 1/2 आर स्क्वेयर रखेंगे, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 + 1, ये ब्रैकेट हो जाएगी आपकी 3/2। तो ये 3/2 हो गई, इंटू 1/2 हो गया, तो ये हो गया आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/4 एम वी स्क्वेयर। सिमिलरली याद कीजिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने स्फीयर का निकाला था। स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 एम आर स्क्वेयर। लेकिन ये 2/5 एम आर स्क्वेयर एम के स्क्वेयर के भी तो इक्वल है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, इस टर्म की जगह बचेगा 2/5, प्लस में 1 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 को, तो 7/10 एम वी स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर जो है आपका डिपेंड करता है कि बॉडी की आपने शेप कौन सी ली है, किस टाइप की आपने किस टाइप की बॉडी को आप रोल डाउन करवा रहे हैं।